इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर से कहना चाहता हूँ कि हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मैं विश करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहें। तो आज मैं जेम्स बॉन्ड मूवी सीरीज की 7th मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डायमंड्स आर फॉरएवर। और अगर आपने इससे पहले की 6 मूवी की एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दी है। सबसे पहले जाकर आप उन्हें देखिए, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। आई होप आपने उन सभी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनी होगी। तो चलिए अब इस मूवी की बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और IMDb रेटिंग जान लेते हैं। तो इसका बजट था $7.2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $116 मिलियन की कमाई की थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.6 है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मूवी में आखिरी बार स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है और इसके बाद डायरेक्ट 2015 की स्पेक्टर मूवी में ही स्पेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कुछ बताया गया है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं फटाफट जेम्स बॉन्ड सीरीज को कंप्लीट कर लूं। तो चलिए अब इंट्रो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं और डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो फिल्म के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड अपना बदला ब्लूफील्ड से लेने के लिए एक फैसिलिटी में पहुंचते हैं और वहां पर जेम्स बॉन्ड ब्लूफील्ड जैसे दिखने वाले सब्जेक्ट को वहां पर मार डालते हैं और तभी असली ब्लूफील्ड उनके सामने आ जाता है। और इससे पहले ब्लूफील्ड के आदमी जेम्स बॉन्ड को पकड़ते उससे पहले जेम्स बॉन्ड उन दोनों को मार डालते हैं और साथ ही साथ जेम्स बॉन्ड ब्लूफील्ड को एक स्ट्रक्चर पर बांध के उसे एक सुपर हीटेड मर्ड के पूल में डाल देते हैं और यहाँ उन्हें लगता है कि अब ब्लूफील्ड का खात्मा हो गया है। और फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि मिस्टर विंट और मिस्टर किड नाम के 2 आदमी जो हत्यारे होते हैं और वो लोग एक एक करके सभी डायमंड स्मगलर्स को मार रहे होते हैं। और यहाँ एम के एक सस्पेक्ट उन्हें ये बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के डायमंड्स को एक जगह भरा जा रहा है जिससे डायमंड्स को डंपिंग के द्वारा कीमत को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिससे जेम्स बॉन्ड के बॉस एम जेम्स बॉन्ड से कहते हैं कि उन्हें एम्स्टर्डम जाना होगा क्योंकि उन्हें वहाँ पर पीटर फ्रैंक्स जो एक स्मगलर और एक हत्यारा है उसकी जगह उन्हें टिफनी केस से मिलने जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड पीटर फ्रैंक्स की जगह खुद टिफनी केस से मिलने जाते हैं और यहाँ जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि टिफनी केस के पास पूरे 50 कैरेट के डायमंड्स होते हैं जिसे वो फ्रैंक्स के मदद से लॉस एंजलिस करना चाहती है। और जब जेम्स बॉन्ड अपने होटल रूम में होते हैं तभी एजेंट क्यू उन्हें बताते हैं कि फ्रैंक्स यहाँ से भाग चुका है। जिसे सुनकर जेम्स बॉन्ड फटाफट टिफनी केस के यहाँ जाते हैं और वो वहाँ पर फ्रैंक्स को देख पाते हैं। और जब फ्रैंक्स टिफनी केस के रूम तक जा रहा होता है तभी जेम्स बॉन्ड उसके साथ लिफ्ट में आ जाते हैं और जब वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी जेम्स बॉन्ड उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ इन दोनों पे बहुत फाइट होती है। और यहाँ टिफनी भी अपने रूम से बाहर आकर ये सब देख रही होती है और यहाँ जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे कर फ्रैंक्स को मार डालते हैं और बिना टिफनी को पता चले वो अपनी पॉकेट से अपनी ID उसके वॉलेट में रख देते हैं जिससे टिफनी को लगता है कि जेम्स बॉन्ड फ्रैंक्स ने जेम्स बॉन्ड को मार दिया है। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड और टिफनी उस 50 कैरेट डायमंड्स को असली फ्रैंक्स के बॉडी के अंदर डालकर लॉस एंजलिस स्मगल करते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड एयरपोर्ट पे होते हैं तब उनको उनका दोस्त फ्लिक्स लाइटर मिलता है लास वेगास के
सेमेट्री होम में जाते हैं और वहाँ वो फ्रैंक्स की बॉडी को जला देते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड को जब उसकी राख का गमला मिलता है तब हम देखते हैं कि उसमें वही 50 कैरेट के डायमंड्स होते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड उस 50 कैरेट डायमंड्स को एक दूसरे स्मगलर जिसका नाम शेडी 3 होता है उसको पहुंचा देते हैं। मगर यहाँ पर मिस्टर किड और मिस्टर विंड बेहोश करके एक कैस्केट में उन्हें मरने वाले इंसान को जलाने के लिए उस चेम्बर में डाल देते हैं और उन्हें मरने के लिए वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। मगर एंड टाइम पर ट्री उन्हें बाहर निकाल देता है और उनसे पूछता है कि असली डायमंड्स कहाँ हैं। दरअसल जो डायमंड्स ट्री को मिले थे वो नकली थे, उसे जेम्स बॉन्ड और फिलिक्स ने फ्रैंक्स की बॉडी के अंदर डाले थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि असली डायमंड्स को लाइटर ने किसी सेफ जगह रखा है। और फिर जेम्स बॉन्ड वहाँ से चले जाते हैं और वो व्हाइट हाउस के कसिनो होटल में जाते हैं जिसका मालिक विलियट वाइट है। और वहाँ पर जेम्स बॉन्ड देखते हैं कि ट्री वहाँ पर एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन काम करता है। और यहाँ पे जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि ट्री को मिस्टर विंट और मिस्टर किड ने मार डाला है। मगर उन दोनों को ये नहीं पता होता है कि जो डायमंड्स ट्री को मिले होते हैं वो नकली होते हैं। और फिर जेम्स बॉन्ड एक क्रैक्स के टेबल पर जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक लड़की जिसका नाम प्लेंटी और टूली होता है उससे वह मिलते हैं। और यहाँ प्लेंटी उनकी थोड़ी बहुत मदद करती है। और फिर गैबलिंग के बाद जेम्स बॉन्ड प्लेंटी को अपने साथ रूम में लाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उनके रूम में कुछ गैंग मेंबर्स होते हैं और वो लोग प्लेंटी को उठाकर खिड़की से स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। और तभी जेम्स बॉन्ड उनमें से एक आदमी को मारते हैं। और जब वो उन लोगों से बात करने लगते हैं तभी वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, जिसे देखकर जेम्स बॉन्ड थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये लोग डायमंड्स के लिए यहाँ आए होते हैं। और तभी जेम्स बॉन्ड अपने रूम में टिफनी को देखते हैं और फिर टिफनी और जेम्स बॉन्ड साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ टिफनी जेम्स बॉन्ड को हीरो के बारे में पूछती है और उनसे कहती है कि तुम हीरे लेके इस शहर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि अगर तुम हीरे लेके इस शहर से बाहर जाओगे तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। इससे बेहतर होगा हम दोनों साथ में ये काम करें, जिसके लिए जेम्स बॉन्ड भी मान जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जेम्स बॉन्ड टिफनी को एक सर्कस कसिनो से असली डायमंड्स दिला देते हैं। मगर टिफनी जेम्स बॉन्ड से नहीं मिलती है और उसके बजाय वो वहाँ से भाग जाती है और उन डायमंड्स को एक दूसरे स्मगलर को दे देती है। और जब वो अपने घर जाती है तब वो अपने स्विमिंग पूल में प्लेंटी को डूबा हुआ देखती है। दरअसल प्लेंटी गलती से मारी गई होती है क्योंकि वो टिफनी को मजा सिखाने के लिए यहाँ पे आई होती है। और यहाँ टिफनी का माइंड चेंज हो जाता है और वो जेम्स बॉन्ड को अपने साथ एयरपोर्ट लेके जाती है जहाँ पर उसने वो डायमंड्स एक प्रोफेसर मार्च को दिए होते हैं जो लेजर रिफ्रैक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं। और फिर वो दोनों उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते वो लोग एक रिमोट फैसिलिटी में पहुंचते हैं। और यहाँ जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके उन डायमंड्स की लेबोरेटरी में चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये लेबोरेटरी विलेट वाइट की है। और यहाँ जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि प्रोफेसर मैड्स यहाँ पर एक सैटेलाइट बना रहे हैं। और जब जेम्स बॉन्ड यहाँ पर कुछ और छानबीन कर रहे होते हैं कि तभी वो पकड़े जाते हैं। मगर वो एक मून बग्गी लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और वो टिफनी के साथ उस जगह से निकल जाते हैं। मगर जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे उसी रिसर्च लैब्स के कुछ पुलिस वाले पड़ जाते हैं। मगर जेम्स बॉन्ड जैसे तैसे करके उन लोगों को चकमा देकर निकल आते हैं। और जब जेम्स बॉन्ड टिफनी के साथ उसी विलेट वाइट के होटल में होते हैं तब टिफनी उनसे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल टिफनी को जेल नहीं जाना होता है और उसे जेम्स बॉन्ड के बारे में भी सब कुछ पता चल जाता है। तो जेम्स बॉन्ड उससे वादा करते हैं कि वो जेल नहीं जाएगी। कि तभी वहाँ पर फिलिक्स आ जाता है और वो जेम्स बॉन्ड से कहता है कि हम विलेट वाइट को अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि इन सब के पीछे विलेट वाइट का कुछ भी हाथ नहीं है।
तो जेम्स बॉन्ड उनसे कहते हैं कि हम विलेट वाइट से जाकर बात क्यों नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि विलेट वाइट किसी से भी बात नहीं करना चाहता है। तो ये सुनकर जेम्स बॉन्ड बिना फिलिक्स को पता चले व्हाइट बिल्डिंग की टॉप पर जाते हैं जहां पर विलेट वाइट रहता है। वहां पर जाकर जेम्स बॉन्ड ब्लोफील्ड और उसके हम शक्ल से मिलते हैं और यहाँ जेम्स बॉन्ड को पता चलता है कि ब्लोफील्ड विलेट वाइट को किडनैप करके कहीं रखा है और वो वाइट के पैसों को अपने काले कामों में यूज करता है और उसके लिए वो वाइट के जैसे आवाज निकालने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करता है। तभी जेम्स बॉन्ड उन दोनों में से एक ब्लोफील्ड को मार डालते हैं मगर वो ब्लोफील्ड का हम शक्ल होता है और यहाँ असली वाला ब्लोफील्ड उन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है और वो उन्हें एक गैस सुंघाता है जिसकी वजह से जेम्स बॉन्ड बेहोश हो जाते हैं और फिर मिस्टर किड और मिस्टर विंड उन्हें उठाकर लास वेगस वैली से दूर एक पाइपलाइन के अंदर मरने के लिए छोड़ देते हैं मगर जेम्स बॉन्ड उनमें से भी बच के निकल आते हैं और वो ठीक ब्लोफील्ड की तरह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से वाइट का असिस्टेंट जैक्सबी जो ब्लोफील्ड के साथ मिला हुआ है तो जेम्स बॉन्ड उसकी आवाज की मदद से असली वाइट का पता लगा लेते हैं और वहां जाकर वो बम्बी और थप्पड़ से लड़कर असली विलेट वाइट को उनकी कैद से छुड़ा लेते हैं कि तभी सैक्सबी असली विलेट वाइट के ऊपर गोलियां चलाता है मगर इसमें वो मारा जाता है और यहाँ मेन टाइम पे ब्लोफील्ड एक लड़की के भेष में वहां से भाग रहा होता है कि तभी उसे टिफनी देख लेती है और वो टिफनी को अपने साथ लेकर चला जाता है और यहाँ असली वाइट की मदद से जेम्स बॉन्ड उस लैब को अनकवर करते हैं और उन्हें ब्लोफील्ड की चाल समझ में आने लगती है। दरअसल ब्लोफील्ड उन डायमंड्स की मदद से लेजर सैटेलाइट बना रहा था जो अब आउटर स्पेस में है और ब्लोफील्ड उस सैटेलाइट की मदद से चाइना, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूक्लियर वेपन्स को तबाह कर देता है और फिर वाइट जेम्स बॉन्ड को बताता है कि ब्लोफील्ड एक इंटरनेशनल नीलामी कर रहा है जिसमें सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला देश न्यूक्लियर राज पाएगा मगर तभी वाइट एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर नोटिस करता है जो कोस्ट ऑफ बाजा कैलिफोर्निया जो ब्लोफील्ड शायद से उसका बेस होगा। तो जेम्स बॉन्ड वहां पर जाते हैं और उन्हें टिफनी और ब्लोफील्ड मिलते हैं और वो वहां पर एक कैसेट को एक्सचेंज कर देते हैं जो उस सैटेलाइट कंट्रोल के कोड्स होते हैं मगर यहाँ पर उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि टिफनी ज्यादा होशियारी में नकली कैसेट जो जेम्स बॉन्ड लगाई थी जगह वो असली कैसेट लगा देती है मगर तभी कुछ हेलीकॉप्टर जिसमें वाइट, लाइटर और सीआई के लोग होते हैं वह उस ऑयल रैक पर अटैक कर देते हैं और इस लड़ाई में ब्लोफील्ड अपनी मिड गेट सबमरीन की मदद से वहां से भागने ही वाला होता है कि तभी जेम्स बॉन्ड सबमरीन लॉन्च क्रेन में अपना कंट्रोल ले लेते हैं और उस सबमरीन को कंट्रोल रूम में ठोकने लगते हैं जिसकी वजह से सैटेलाइट का कंट्रोल और वो बेस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि टिफनी और जेम्स बॉन्ड एक क्रूज शिप में ब्रिटेन के लिए रवाना होते हैं और इसी शिप में विंड और किड भी होते हैं जो रूम सर्विस बनके जेम्स बॉन्ड और टिफनी को एक छुपे हुए बॉम्ब से मारने वाले होते हैं कि तभी जेम्स बॉन्ड को इनका प्लान पता चल जाता है और वो उन दोनों को जैसे तैसे करके मार डालते हैं और उसके तुरंत बाद टिफनी जेम्स बॉन्ड से पूछती है कि हम कैसे वो डायमंड्स को वापस लाएंगे और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि इस मूवी में किसी ने भी एक भी बार लास वेगस नहीं कहा जबकि आधी मूवी पूरी लास वेगस में ही सेट है। फैक्ट नंबर 2, डायमंड्स आर फॉरएवर लास्ट मूवी थी जिसमें अनस्टेबल ब्लोफील्ड का कैरेक्टर को यूज किया गया जब तक 2015 में स्पेक्टर मूवी रिलीज नहीं हुई। फैक्ट नंबर 3, जॉर्ज लेजेंबी के इस फ्रेंचाइज से निकलने के बाद कुछ अमेरिकन एक्टर्स को फिल्म मेकर कंसीडर करने लगे जैसे लेट अमेरिकन एक्टर एडम वेस्ट, लेट अमेरिकन एक्टर जॉन गेविन
और ब्रिटिश आयरिश एक्टर माइकल गैम्बन जैसे लोगों को कंसीडर किया जा रहा था, मगर इन लोगों ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उन लोगों को जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर का आकार बहुत ही भयानक लगा। फैक्ट नंबर 4, इस मूवी में ब्लूफील्ड के कैरेक्टर को चार्ल्स ग्रे ने प्ले किया है और इससे पहले चार्ल्स ग्रे को हमने यू ओनली लिव ट्वाइस में हेनरिसन के कैरेक्टर में देखा था। लास्ट एंड फाइनल फैक्ट नंबर 5, तो अब आप जो बात सुनोगे उसे सुनकर आप बहुत ही हैरान हो जाओगे क्योंकि डायमंड्स आर फॉरएवर की स्टोरी लाइन से पहले फिल्म मेकर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो ग्रेट फोर्बी जिसने गोल्ड फिंगर मूवी में गोल्ड फिंगर का कैरेक्टर निभाया था और जो लास्ट में मारा गया था, तो इस मूवी में हम उसके एक जुड़वा भाई को देख पाते जो अपने भाई के मौत का बदला जेम्स बॉन्ड से लेने वाला था, मगर बाद में फिल्म मेकर्स ने इस आइडिया को कैंसिल कर दिया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अभी के लिए बाय बाय।